एक दिन ऐसा आ जाएगा इस देश के अंदर जब ऐसे छोटे छोटे पाउचेस में आटा बिका करेगा, तब आपको किसान आंदोलन याद आएगा। मुझे एक किसान पूरे भारत में बता दीजिए जिसकी आय दोगुनी हुई हो। लेकिन ये कानूनों के साथ कह रही है सरकार। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन डंके की चोट पे एक एक किसान के घर में जाके आप पूछ लीजिए, किसान का खर्चा 1.5 गुना हो चुका है खेती करने का। लाशों की लाशें लाइन लग रही है, शमशानों में खत्म नहीं हो रही। कितने शर्म की बात है कि उस देश की संसद में जब ये पूछा गया कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि श्री राम के साथ में एक और लफ्ज जुड़ता है, उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो क्या तुमको ये शोभा देती है ऐसी भाषा कि आके दिखाइए और बक्कल उतार देंगे? 8 साल के बच्चे अंगद को आपने सुन लिया होगा बताते हुए कि जो किसानों के बिल हैं वो किसानों को क्यों नहीं चाहिए। जब उनको इतनी नॉलेज है तो उनके पिताजी को कितनी नॉलेज होगी। हम उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 3 कानूनों को काला बताया जा रहा है, किसान इसीलिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन ये जो 3 कानून अब अगर सरकार ने तो अब कर दिया, लागू कर दिया, तो क्यों ना संशोधन पे बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी किसान कभी खुश था नहीं। किसान हमेशा से दुखी था। किसानों को मजबूत करने की बात तो आज तक किसी सरकार ने नहीं की। इवन किसान नेताओं ने, अगर अभी 3 कानून आ गए इसलिए आंदोलन हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब किसानों को मजबूत करने की बात थी, इस पे भी तो आंदोलन होना चाहिए था ना फिर। बिल्कुल। देखिए, शायद मुझे लगता है कि शायद आपको ध्यान में नहीं है, लेकिन किसानों को मजबूत करने के लिए किसान नेताओं के आंदोलन आज से पिछले 50-60 साल पहले के भी रिकॉर्ड आज तक मौजूद हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें किसानों के जीवन में चेंजेस आए हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर नहीं जाना चाहती थी, बट आप मुझे 50-60 साल वहाँ लेकर चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे किस पहलू की बात कर रही हूँ। यहाँ मेरा पॉइंट समझिए कि पहले जैसे एपीएमसी मंडी जब ये बनी और 2003 में जब थोड़ी सी इसमें कमियां आई, तो कांग्रेस ने भी एपीएमसी एक्ट हटाने की बात की थी, क्योंकि उसमें मजबूती नहीं दिख रही थी उतनी। जैसे बिहार से हटा दिया गया एपीएमसी एक्ट, तो उनमें जो थोड़ी जो कमियां हैं उनको मजबूत करने की बात तो इतने सालों में नहीं की किसान नेताओं ने। मैं ये कहना चाह रही हूँ। देखिए, किसान नेता कब बोलता है? किसान नेता कब बोलता है? जब उसको आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं। सड़क पे आने की जरूरत कब पड़ती है? जब सरकार की पॉलिसियों में कोई खामी होती है। सरकार की पॉलिसियां, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कोई रही हो, अगर किसी कानून में खामियां रही हैं तो उनको दुरुस्त करने की, उन पर ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकारों की पूरी तौर पर बनती है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि इनको मजबूत करना चाहिए था, तो क्या ये जो 3 कानून बनाए गए इसके जरिए मजबूत नहीं करना चाहिए था? इनके अंदर उन चीजों पर फोकस होना चाहिए था। इनके अंदर उस चीज पे फोकस क्यों हुआ कि पूंजीपति को लाभ हो और किसान कमजोर हो? गीता गोपीनाथ, इकोनॉमिस्ट, कहती हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को पूर्ण तरीके से फायदा होगा, उनकी इनकम वो मजबूत होंगे। इकोनॉमिस्ट है वो। गीता गोपीनाथ जी की अपनी सोच है। मेरे पास में ऐसे इकोनॉमिस्ट की लाइन रखी पड़ी है। मैं आपको लिस्ट गिना देता हूँ, 10 से 15 इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं, और मेरे पास बुक्स रखी हुई है, भंडार रखे हुए मेरे पास, जो ये कहते हैं कि ये काले कानून किसान की मौत का डेथ वारंट है। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, किसकी जमीन चली जाएगी। अक्सर एक बात कही जाती है, ये इतना स्लो प्रोसेस नहीं है, धीमा जहर है। ये तीनों काले कानून धीमा जहर हैं, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने धीरे धीरे देश को गुलाम बनाया था, वो भी एक कंपनी बिजनेस करने ही आई थी ना, आखिरकार देश पे राज किया उसने। आज ये कानून किसानों को उस ओर लेकर जा रहे हैं कि आने वाले 20 से 25 सालों में किसान की जमीन पे भी डाका डाला जाएगा और किसान की इनकम पे तो पिछले 70 सालों से देश के काले अंग्रेज जिनकी आज़ादी में राज चला, उन्होंने डाका डाला और अभी भी डाला जा रहा है। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि देने की बात की जाती है, जिसके ऊपर छाती ठोक के पार्टियां अपने पर क्रेडिट लेती हैं। मैं ये कहता हूं कि 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हो, लेकिन जो 50 किलो का कट्टा 45 किलो कर दिया यूरिया का, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड तोड़ फसल की भी बात की सरकार ने। मैं नेताओं से मिल रही थी तो वो बोल रहे हमने तो रिकॉर्ड तोड़ फसल खरीदी है। रिकॉर्ड तोड़ फसल खरीदना, सिर्फ आपको इन 1-2 सालों में याद आई कि रिकॉर्ड तोड़ फसल खरीदने की? पिछले 5 सालों में तो याद नहीं आई। सरकारों ने तो ये भी कहा था कि दोगुनी कीमत हो जाएगी, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे एक किसान पूरे भारत में बता दीजिए जिसकी आय दोगुनी हुई हो। लेकिन ये कानूनों के साथ कह रही है सरकार। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन डंके की चोट पे एक एक किसान के घर में जाके आप पूछ लीजिए, किसान का खर्चा 1.5 गुना हो चुका है खेती करने का।
लेकिन सरकार यही बस लेकर आ जाती है। मैं बहुत नेताओं से मिली, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू उनके, सबके किसानों के भी रखे, किसानों के बीच भी हूँ, लेकिन उनका यही कहना है कि ये जो कानून अब लेकर आए हैं इससे दोगुनी होगी, मजबूत होगा किसान। मूर्ख बनाने की बात है, बिल्कुल खुलेआम। 2014 में यह वादा किया गया था कि 24 तक किसानों की आय, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2021 में आप कानून लेके आ रहे हो किसानों की आय दोगुनी करने का। ये सिर्फ छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। 6 साल 7 साल की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ये कानून लाकर ये दिखाना चाह रहे हैं अनजान लोगों को कि हमने कानून लाए हैं, इससे इनकी आय डबल होगी। अब आय कब तक हुई, ये भी, इसकी भी डेडलाइन दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मूर्ख बनाने की बात है। इस कानून में ऐसा क्या है, इसमें हमसे पूछते हैं ना कि काला क्या है। मैं पूछना चाहता हूं इस कानून में ऐसा सफेद क्या है जिससे कानूनों की वजह से किसान की आय डबल होगी। मैंने भी सवाल ये किया था बहुत सारे नेताओं से, उन्होंने बोला, मतलब सीधा खुल के तो कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। और मैंने पूछा कि एमएसपी पे क्यों नहीं आप कानून बनाते, तो उनका एमएसपी पे कानून पे उनका ये रिप्लाई था कि अगर हम कर देते हैं ऐसा तो जो हमारा डिफेंस है, हेल्थ है, उस पे भी तो हमें खर्चा देखना है ना। ये उनका रिप्लाई। ये देखिए, बड़े हास्यास्पद बात है, बड़ी हंसी आती है कि कैसे नौसिखिया लोगों को जवाब देने के लिए बैठा दिया जाता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि आखिर इस देश के अंदर माचिस बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक जो भी बनाता है उसको उसकी कीमत तय करने का अधिकार है। आखिर जीवन जीने के लिए जरूरी अन्न पैदा करने वाला, उसको अपने अन्न की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत के, आप जब बचपन में गरीब थे, माँ के साथ सेवा करते थे, पिताजी के साथ चाय बेचते थे, तो वो जो चाय का कप आप बना के बेचते थे उसकी रेट वहाँ का मुख्यमंत्री डिसाइड करता था, प्रधानमंत्री डिसाइड करता था, या आप खुद डिसाइड करते थे? किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को तुम्हारी सम्मान निधि भी नहीं चाहिए। 6,000 रुपये में तो आप हरियाणा में चले जाइए, हुक्का के खर्चा नहीं निकलता लोगों का साल का। आपको सही बात बता रहा हूँ मैं, जाकर पूछ लीजिएगा, आप वहाँ से बिलोंग भी करती हैं, आप पूछेंगे पता चल जाएगा। दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में भी बहुत सारे बैठे हैं किसान, आप उनको पूछ सकते हैं कि 6,000 रुपये में उनके हुक्के का भी खर्चा नहीं निकलता। लेकिन अगर आप किसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी एमएसपी की कीमत, जो उसकी फसल की निर्धारित कीमत है, उसको गारंटेड दे दें, तो उसको तुम्हारे किसी मदद की जरूरत नहीं है। एक आम बात कही जाती है कि जो कि स्वामीनाथन कमेटी ने भी साबित की है और उसके अलावा भी बहुत सारी कमेटियां बनी जिन्होंने साबित किया कि सिर्फ एमएसपी की गारंटी भी हमारे लिए घाटे का सौदा है। C2+50 की जो बात की जाती है वो हमारे लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट पे भी मैंने सवाल लिया था। तो दुगनी, मतलब जो फसल है हम दोगुनी कीमत पर मतलब खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ खरीद कर रहे हैं हम किसान। ये सब फिगर्स और फैक्ट्स के साथ में जो कुश्ती खेली जाती है उसके आधार पर है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट से ज्यादा ही दे रहे हैं हम किसानों को। उसकी बात तो हमने की, लेकिन उससे ज्यादा मिल रहा है किसान। आपके जरिए मैं भारत के कृषि मंत्रालय के किसी भी IAS या कृषि मंत्री को चैलेंज करता हूं, वो इन तीनों काले कानूनों और एमएसपी की गारंटी की जो वो कहते हैं कि हम उस पे स्वामीनाथन की सजेस्टेड रिपोर्ट्स के ऊपर हम बाय करते हैं फसल को, उससे ज़्यादा पे करते हैं, उस पे मैं उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लाइव चलाया जाए और जब इनके तार लीर निकल के आएगी तो पता चलेगा कि ये आम जनता को कितना मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि आम लोगों के पास ना तो बेचारों के पास इतना समय है, ना उनके पास वक्त है, ना उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो इतनी गहराई में जाएं और चीज़ों को समझने में समय लगाएं। लेकिन किसान को जरूरी क्यों है, हमारे लिए जरूरी क्यों है? जिसकी नहीं फटी बिवाई वो क्या जानेगा पीड़ पराई। जिसकी खुद की दर्द नहीं है वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाएगा। आज जो लोग किसान आंदोलन करने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आपको शैम्पू मिलता है ना 1-1, 2-2 रुपए के पाउचों में, क्यों मिलता है? क्योंकि शैम्पू की बड़ी बोतल की कीमत बहुत महंगी होती है। एक दिन ऐसा आ जाएगा इस देश के अंदर जब ऐसे छोटे छोटे पाउचेस में आटा बिका करेगा, तब आपको किसान आंदोलन याद आएगा। आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई 1857 में, 1947 में आज़ादी मिली, 90 साल तो इस देश के लोगों को ये जानने में लग गए थे कि ये हमारे हक की लड़ाई है, हमें आज़ादी चाहिए। फिर ये तो किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। लेकिन किसानों के बेटे दुख कब होता है? जब उसी किसान को कैसे मिलेगी किसानों को अब मजबूती, बस इस बताइए। बिल्कुल, किसानों की मजबूती का एकमात्र आधार है, आर्थिक मजबूती का एकमात्र आधार है पैसा, सही कीमत। जिस वक्त किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिलेगी, जिस वक्त किसान सड़कों पे अपनी फसल बेचने के लिए नहीं भटकेगा, जिस वक्त उसकी किसान की जो घर में जो चीज़ आ रही है उसके ऊपर
मजबूरी में सौदा नहीं होगा। आज किसान जाके मंडी में माल रख देता है, वो मंडी में अपनी फसल का सौदा नहीं करता, वो अपनी मजबूरी का सौदा करता है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल को खरीदने की कोई गारंटी नहीं है, कीमत का पूरा पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसे किसी को भात भरना है, किसी को कोई और काम करना है, किसी को साहूकार का कर्जा उतारना है, वो उस कर्जा उतारने के लिए मजबूरी में जो भी रेट मिलता है उस पर सौदा करता है। ये हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 550 किसानों की मौत के बाद उनको ये कहोगे कि एक भी किसान ने, धिक्कार है ऐसी सरकार को जो अपने देश के मरे हुए नागरिकों की गिनती मानने से भी मना कर दे। आज पंजाब सरकार 220 किसानों को नौकरी दे रही है जिन्होंने वहां पे जान छोड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने जान ही नहीं दी किसान आंदोलन में, तो ये पंजाब सरकार किसको नौकरी दे रही है? भूत पिशाचों को नौकरी दे रही है क्या? इसी बीच एक मेरा सवाल आ गया आपसे बात में कि जो हरसिमरत कौर है, अकाली दल की नेता, पहले इस अकाली दल ने बेनिफिट्स गिनवाए किसानों के बिल के, उसके बाद इस्तीफा दे दिया और अब खड़ी हैं किसानों के साथ। ये राजनीतिक नहीं है? देखिए, राजनीतिक लोगों से राजनीति की ही उम्मीद की जाती है। हम आंदोलनकारी लोग हैं, सच की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, हम अपने बारे में जवाबदेही दे सकते हैं। हरसिमरत कौर बादल की क्या मजबूरियां रही होंगी कि उनको क्या वादे किए गए होंगे, क्या कहा गया होगा, वो जाने। आज बीजेपी के साथ थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, उस वक्त बीजेपी के साथ थी और जब तक बिल पास हुए तब तक भी वो साथ थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब में बदलती हुई राजनीति की दिशा को देखते हुए, आंदोलन के चढ़ाव को देखते हुए, और हो सकता है कि तब तक उनको समझ में आया हो कि कानून खराब हैं या गलत हैं, तो ये इसका जवाब असल में तो वही दे पाएंगे। बाकी मैं तो यही कहता हूं कि अगर आज आंदोलन का साथ दे रहे हैं तो जो भी आज आंदोलन का साथ दे रहा है उसका स्वागत है। आपको नहीं लगता हमारे देश में राजनीति, जाति, रिलीजन, इस पर ज्यादा हो रही है? हिंदू मुस्लिम, इस पे ज्यादा बातचीत हो रही है। लोग वोट ही ऐसे देने लग गए हैं। अब उनका जो माइंडसेट है वो काफी बदल रहा है इन सब चीजों। हाँ, वो कर कौन रहा है? वो कौन सी ऐसी जमात है जो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है देश के अंदर? हमारे देश को ऐसे इकबाल ने एक कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बचपन से हमें सिखाया जाता था। आखिर कौन आए, कौन सी विचारधारा इस देश में ऐसी फैली जिसने सांप्रदायिकता के आधार पर देश को 2 हिस्सों में बांटकर वोटिंग लेना और करवाना शुरू किया? लोगों ने वोट दिया भी, तो फिर तो इसमें गलती लोगों की भी है। सिर्फ सरकार की गलती कहना तो गलत हो जाएगा, लोगों की भी तो फिर इक्वली गलती मानेंगे। लोगों के साथ में परेशानी ये है कि लोग जब एक चीज से तंग आ जाते हैं तो वो दूसरे पर भरोसा करके देखते हैं कि शायद ये चल जाएगा, लेकिन जब वो दूसरा भी नहीं चलता है तब उनको पता चलता है कि पहले में तो ये कमियां थी, दूसरे में ये कमियां हैं। और जब तक उसको कमियां पता चलती हैं तब तक वो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थी तब तक बहुत समय निकल चुका। हिंदू होने के बावजूद हम लोग हिंदू हैं सब। योगी जी भी हिंदुत्व के झंडा बरदार बनते हैं, मोदी जी भी हिंदुत्व के झंडा बरदार बनते हैं और श्री राम को अपना आदर्श बताते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि श्री राम के साथ में एक और लफ्ज जुड़ता है, उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, जिनके आप सेवक माने जाते हो, जिनकी इस देश की बहुत बड़ी आबादी सेवक मानी जाती है, तो क्या तुमको ये शोभा देती है ऐसी भाषा कि आके दिखाइयो और बक्कल उतार देंगे? क्या भगवान श्री राम ने कभी रावण जय को मारने गए तब उसको भी नहीं बोला कि तेरे बक्कल उतार देंगे, तेरा ये कर देंगे? हम तो चलो आम आदमी हैं, किसान लोग तो अनपढ़ हो सकते हैं, तुम तो महायोगी हो, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हो, राम मंदिर का बनने का सेहरा अपने सिर पे लगाते हो, तो क्या भगवान श्री राम से कोई शिक्षा भी सीखी है खाली के बस कि खाली वह कोरे जय श्री राम की है आपने? अगर शिक्षा सीखी होती तो एक किसान आंदोलन के इतने बड़े नेतृत्वकर्ता को आप इस तरह ट्रीट नहीं करते कि आके दिखाइयो बक्कल उतार। ये भाषा, अब हम किसानों को मवाली कहते हैं, बताओ, अब मुझे बताओ ये भाषा किसकी होती है? पता लग जाएगा, भाषा पकड़ लीजिए आप। और ये श्री राम के आदर्श नहीं है, ये मर्यादा नहीं है, ये पुरुषोत्तम के भी लक्षण नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक ऐसी छवि अपनी नेशनल बना ली है कि कोई और चेहरा लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है कि भाई अगर मोदी जी नहीं तो कौन? हाँ, इसमें फिर गोदी मीडिया का भी तो योगदान है ना। इसमें सबसे अधिक योगदान गोदी मीडिया का है। 2014 के जब शुरू हुई चुनावी रणनीति,
तो घर घर में देख लो आप, अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी आने वाले हैं। फिर कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब देखो, अब हो गया पेट्रोल 100 पार। जो पार्टी 55 रुपये लीटर तेल को 60 रुपये हो जाने पर भारत की सड़कें जाम कर देती थी, आज उसके चाहने वाले जब ये कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, अंधभक्तों से कह रहा हूं कि बुरा ना माने, आज उनको कहा जाए कि अगर 100 रुपये का, वो ये कहते हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल क्या अगर 200 भी हो जाएगा तो भी हम इनके साथ खड़े होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश में तार्किकता, बौद्धिकता, सार्थकता और निष्पक्षता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कैसे मानसिकता ये पैदा हो गई लोगों में कि उनको चेहरा ही नजर नहीं आ रहा कोई और? बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बड़ा मैदान हो और उसमें एक व्यक्ति को इतना बड़ा फ्रेम करके एक ही जगह पे आप दिखा दो कि उसके आगे सभी बौने नजर आने लग जाएं, जहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पॉपुलर करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए पूरी की पूरी 25-30 लाख व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हों, गहराई में जाने के लिए लोगों के पास इतना वक्त नहीं। अगर यहीं से खड़े खड़े अगर कोई चीखते चिल्लाते हुए निकल जाए ना, मुझे तो इन्होंने मार दिया मार दिया मार दिया, तो लोग कहेंगे अरे किसने मार दिया किसने मार दिया किसने मार दिया। गांव में जैसे कहते थे ना कि वो गडरिया कहता था कि वो भेड़िया आ गया, तो गांव वाले भागे चले आए। झूठ का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला इस देश के अंदर हो रहा है। आप एक बात बता दीजिए, इसी से पता लग जाएगा कि किस तरह से झूठ को प्रमोट किया जाता है। जब ये कहा गया कि कितने लोगों की लाशें गंगा नदी में बहती हुई पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, बीबीसी से लेकर दैनिक भास्कर तक सबने छापा, टीवी पे भी चली है, लाशों की लाशें लाइन लग रही है, शमशानों में खत्म नहीं हो रही। कितने शर्म की बात है कि उस देश की संसद में जब ये पूछा गया कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। इस पर मैं सवाल पर वैसे आने ही वाली थी, अब आप जवाब। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की झूठ का प्रोपेगेंडा होता है तब आंखों पे पट्टी बांधने वाले लोग। लेकिन ये झूठ तो साफ साफ दिख रहा है ना कि सरकार बोल रही है ये वाली ऑक्सीजन की कमी पूरी दुनिया ने देखी है हमारे देश में, हर जगह हर इंसान फोन पे फोन कर रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाए। अब तो ऑलमोस्ट लोग जानने लगे हैं कि मीडिया भी बायस्ड हो चुका है, तो भी लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। पता नहीं क्या उनको कुछ ऐसी कोई गुट्टी पिलाई होगी, कोई उनको भला किया होगा। जो लोग अपने प्रियजनों की, इस देश के नागरिकों की जान जाने के बाद, ऑक्सीजन की कमी से जो लाखों लोगों की जान गई है देश के अंदर, उसके बावजूद भी अगर ऐसा बयान दिया गया, देश की संसद में दिया गया, लोकतंत्र के मंदिर में दिया गया, फिर भी उनको वो अपने प्रभु मानते हैं और वो उनके भक्त बने बैठे हैं, तो ये इसीलिए तो लोग अंधभक्त कहते हैं। उनकी लोगों की बुराई क्या है, लोगों में गलत कौन है? अब कोई देख रहा है सामने कि ऑक्सीजन से लाखों लोग मरे हैं और लाखों लोगों के मरने के बाद भी उनकी सरकार वहां खड़े होकर कह रही है कि कोई नहीं मरा है, और फिर भी उनके समर्थक कह रहे हैं हाँ जी कोई नहीं मरा है, कोई नहीं मरा है। तो इसमें स्पष्ट है कि बिल्कुल एक ऐसा कोई हार्मोनियल चेंज उनके अंदर कर दिया, एक सोच विचारधारा ऐसी पैदा कर दी कि उनको सही को सही कहने की रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होगी, जिंदा कौम नहीं है वो। जिंदा कौम है तो सच को सच कहने में 1 सेकंड लगाती हैं, गलत को गलत कहने में लगाती हैं। राकेश टिकैत जी ने कहा ना कि मैंने वोट दिया है बीजेपी को, वो कह सकते थे कि मैं तो पहले से ही बुराई करते थे, कुछ कह सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने कहा मैंने वोट दिया है, मुझे भरोसा था कि बंदा सही रहेगा थोड़ा। लेकिन आज देख के मुझे तो दुख है कि हमने वोट बीजेपी को दिया है। ये भी तो नहीं बताते ना आप किसे देखते हैं फिर वो। देखिए, कोई दिखेगा तो बताएंगे ना। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि काले कानून कौन वापस लेगा और इस एमएसपी की गारंटी कौन देगा। आप एक सवाल पूछते हैं अक्सर पत्रकार कि एमएसपी की गारंटी पहले किसी ने नहीं दी। एमएसपी तो थी पहले भी। अरे मैडम, ये ऐसे ही है कि जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये महीना है, लेकिन 6% लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, 94% लोगों को फायदा नहीं मिल रहा उसका। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन वो मिले नहीं आपको। वही मैं कह रहा हूं, वो आपको मिले ना, मिले आपको 5,000 ही, तो बोलो नहीं है। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन मिलेगी किसी को नहीं। पहले क्यों नहीं सवाल उठे इस बात पे? एमएसपी पे क्योंकि पहले से है, 6% किसानों को ही मिल रही है, 94% किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा, तो पहले क्यों नहीं आवाज उठी? पहले आवाज उठी थी, इसीलिए पुरानी सरकारों को जाना पड़ा।
इनकी सरकार आई, इन्होंने 8 साल का टाइम लिया। इन्होंने कहा 2014 में सरकार आई, करा 22 तक का समय दे दीजिए, कीमत किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। तो लोगों को लगा कि एमएसपी पे काम होगा। 5 साल के राज चला गया, कोई काम नहीं हुआ। 6वां साल शुरू हो गया, लोगों को फिर भी उम्मीद थी कि 20 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, कुछ अच्छा हो जाएगा। 20 का आधे समय आते आते, मैंने आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दी, 20 का समय आते आते एमएसपी की गारंटी की तो बात छोड़ दो, किसानों की आय डबल करने की तो बात छोड़ दो, 3 कानून और ले आए ऐसे, जिससे कि किसान आज नहीं 20-25 साल के प्रोसेस में धीरे धीरे अपनी जमीनें कॉर्पोरेट्स को धीरे धीरे दे देगा। वो छिनाएंगे नहीं, ये खुद ही दे देगा। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। स्लो पॉइजन है तीनों कानून।